नेक्ड आइस आर नोन एज माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे अराउंड मींस चारों तरफ हमारे आसपास पाए जाते हैं और जिन्हें हम नेक्ड आइस से विदाउट एनी लेंस और माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते, फॉर विच वी आर नॉट एलिजिबल टू सी विदाउट एनी माइक्रोस्कोप और लेंसेज, जिन्हें हम लेंस या फिर माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। फॉर एग्जांपल फंगी, बैक्टीरिया, एल्गी। अब इनका क्लासिफिकेशन, ये कितनी टाइप्स के होते हैं? देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, की साइज के बेस पे, साइज के आधार पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 पार्ट्स में डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट ग्रुप है फंगी, सेकंड वन है बैक्टीरिया, थर्ड वन है एल्गी एंड फोर्थ वन है सम अदर प्रोटोजोआ। इनमें से जो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ है दे मे बी सिंगल सेल। अब बात आती है सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव ओनली सिंगल सेल, कि जिनमें केवल एक सेल पाई जाती है, उन्हें हम बोलते हैं सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसके एग्जांपल है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। इसके बाद है मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव मोर देन वन सेल्स, कि जिसमें एक से ज्यादा सेल्स पाई जाती है, उन्हें हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इसके एग्जांपल्स हैं फंगी और एल्गी। वायरस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन सबसे वायरस क्या होते हैं? ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट ये क्या होते हैं? इनसे डिफर होते हैं। इससे आगे है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ रहते हैं, वो कैसे सर्वाइव करते हैं? These can survive under all types of environment ranging from ice cold climate to hot climate, marshlands and deserts। कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हर तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं, चाहे वो कोल्ड क्लाइमेट हो, चाहे हॉट क्लाइमेट हो, मार्शलैंड्स हो या फिर डेजर्ट्स हो। इन सभी में क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। They can also survive in the body of the other organisms। ये दूसरे की बॉडी में भी क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। अमीबा, अमीबा क्या होता है? एक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें केवल एक सेल पाई जाती है। अमीबा कैन लिव अलोन बट बैक्टीरिया एंड फंगी लिव इन कॉलोनीज। ये जो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमीबा है वो अकेला भी रह सकता है, बट इसके पैरेलल में जो बैक्टीरिया और फंगी होते हैं वो क्या रहते हैं? कॉलोनीज में, मींस ग्रुप्स में रहते हैं। आगे है टॉपिक फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ द यीस्ट, कि एक ऐसा प्रोसेस जिसकी हेल्प से हम शुगर को अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? फर्मेंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज अ फ्रेंड। देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर हम बेनिफिट्स के हिसाब से देखते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज अ फ्रेंड, कि हमारे लिए एज अ एक फ्रेंडली कैसे है? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस बिकॉज ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कुछ अपनी कैरेक्टर्स के हिसाब से ये हमारे लिए क्या होते हैं? बेनिफिशियल होते हैं, इसलिए हमें क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज अ फ्रेंड। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें फर्स्ट वन है दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, कर्ड एंड केक, कि ये ब्रेड प्रिपेयर करने के काम आते हैं, कर्ड प्रिपेयर करने के काम आते हैं, केक ये सब आप जानते हो प्रिपेयर करने के काम आते हैं। सेकेंड वन इज दे आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, कि ये
फर्मेंटेशन, जिससे कि हम अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं। थर्ड वन इज दे आर यूज्ड इन द क्लीनिंग अप ऑफ एनवायरनमेंट, कि ये एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में क्या करते हैं, यूज किए जाते हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं। फोर्थ वन इज दे आर यूज्ड टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट्स इनटू हार्मलेस मटेरियल्स, कि ये ऐसे मटेरियल्स जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं उनको डिकम्पोज करके, ब्रेक डाउन करके, तोड़ के हार्मलेस सब्सटेंसेस में क्या कर देते हैं, हमें चेंज कर देते हैं, ताकि वो हमारे एटमॉस्फेयर को ज्यादा नुकसान न पहुंचा सके। नेक्स्ट वन इज दे आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, की ये मेडिसिन्स प्रिपेयर करने में काम आते हैं। सेकंड नेक्स्ट वन इज दे आर आल्सो यूज्ड इन द एग्रीकल्चर टू रेज सॉइल फर्टिलिटी बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के काम आते हैं, कि जब हम कोई भी क्रॉप बार-बार उगाते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की सॉइल में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो इसलिए उसमें क्या किया जाता है, कुछ मेडिसिन्स, कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, तो इसलिए ये एग्रीकल्चर में क्या होता है, हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। अब नेक्स्ट वन है एंटीबायोटिक्स। बात आती है कि एंटीबायोटिक्स होते क्या है। द सोर्स ऑफ सम मेडिसिन्स स्टॉप द ग्रोथ ऑफ के द डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स, कि कुछ ऐसे मेडिसिन्स होती हैं, कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स का मतलब है कि ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स जिनसे डिजीज स्प्रेड होती है, फैलती है, प्रोड्यूस होती है, उनकी ग्रोथ को या तो कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, या फिर हम माइक्रोऑर्गेनिजम्स को ये किल कर देते हैं, मार देते हैं। ऐसी मेडिसिन्स को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। दे मे बी बैक्टीरिया एंड फंगी, कि वो उनमें क्या होता है, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और फंगी भी हो सकते हैं। इसमें एग्जांपल्स हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन एटसेट्रा। आगे है प्रिकॉशंस, की सावधानियां क्या बरतनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द सजेशन ऑफ ऑन अ क्वालिफाइड डॉक्टर, कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो हमें एक क्वालिफाइड डॉक्टर, एक अच्छे डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएंगे। ऑल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स गिवन बाय द डॉक्टर, कि डॉक्टर के दिया हुआ जो हमारा कोर्स है, मान लो कि डॉक्टर हमें 7 डेज के लिए मेडिसिन लेने के लिए बोलता है, तो हमें वो 7 डेज ही लेनी होती है, ताकि जो हमारे डिजीज है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं वो कंप्लीटली किल हो सके। नेक्स्ट वन इज पैथोजेंस। क्या होते हैं, माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन वेरियस वेज, कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऐसा नहीं है कि हमारे लिए हमेशा बेनिफिशियल होते हैं, कि जितने भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, या फिर उन सभी के हमारे लिए बेनिफिट्स हैं। कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। तो some of the microorganisms cause disease in plants, human beings and animals, कि कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स में, ह्यूमन बीइंग्स में या फिर एनिमल्स में क्या होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, डिजीज फैलाते हैं, बीमारी फैलाते हैं। ऐसे डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं पैथोजेंस। These spoil food, clothes and leather etc. ये जो पैथोजेंस होते हैं ये फूड, क्लॉथ्स और लेदर को क्या कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स एज अ होल, कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, हमारे दुश्मन होते हैं। कैसे? फर्स्ट वन है some microorganisms cause disease in human beings like cholera, chickenpox etc. कि कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स में, इंसानों में बीमारी फैलाते हैं, जिनमें कि कॉलेरा, चिकनपॉक्स या फिर क्या है एग्जांपल। सेकंड वन इज these cause disease in animals like anthrax, foot and mouth disease। ये कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनिमल्स में, पशुओं में बीमारी फैलाते हैं, उसमें आपके फुट और माउथ डिजीज माइक्रोऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, या फिर एंथ्रैक्स
सेफ्टी हो सकते हैं। थर्ड वन इज सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीज इन प्लांट्स लाइक रेड रस्ट ऑफ पोटैटो, रिंग डिजीज ऑफ चिली। कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स में डिजीज क्रिएट करते हैं। इसमें जैसे पोटैटो में होते हैं, रेड रस्ट क्रिएट हो जाती है, मींस वो पोटैटो को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं आलू को। और चिली में भी क्या हो जाती है, रेड डिजीज, रिंग डिजीज हो जाती है। तो ये क्या है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, खराब करते हैं। फोर्थ वन इज सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल आवर फूड आइटम्स, क्लॉथ्स एंड लेदर एक्सेट्रा। कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे फूड को, लेदर को या फिर क्लॉथ्स को क्या कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है? फूड प्रिजर्वेशन का मतलब है कि फूड को प्रिजर्व करना, सुरक्षित करना। तो क्या है ये कि एक ऐसा प्रोसेस है फूड प्रिजर्वेशन जिसके द्वारा हम फूड को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। किससे? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। तो फूड प्रिजर्वेशन यूजुअली इन्वॉल्व्स preventing the growth of bacteria, fungi and other microorganisms, as well as retarding the oxidation of fats which causes rancidity। कि जो फूड प्रिजर्वेशन है उसमें प्रिवेंशन इन्वॉल्व होती है, जिसमें कि बैक्टीरिया, फंगी और जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को क्या किया जाता है, स्टॉप किया जाता है, रोका जाता है। तो हम डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, फंगी एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कि उनकी जो ग्रोथ है उनको रोका जाता है, एज वेल एज रिटार्डिंग द ऑक्सीडेशन और फैट्स, और फैट्स का जो ऑक्सीडेशन है उसको रिटार्ड किया जाता है, कम किया जाता है। और ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स होता है यही कॉज होता है इसका रेंसिडिटी। आगे है मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। कि फूड प्रिजर्वेशन के क्या क्या मेथड्स हैं। देखो फूड प्रिजर्वेशन के अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग फूड आइटम्स के लिए अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं। जैसे कि आप अपने घरों में देखते हो, मिल्क जो होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए आप उसको बॉईल करते हो या फिर फ्रीज में रखते हो। इसके पैरेलल में अगर फूड आइटम्स में हम बात करते हैं ग्रेन्स की, तो उसको पहले स्टोर करने से पहले सुखाते हो। ये भी मेथड क्या है, फूड प्रिजर्वेशन का मेथड है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पिकल्स वगैरह की, जो आप अचार यूज करते हो उसमें आप ऑयल्स वगैरह यूज करते हो या फिर एसिड यूज करते हो, उसको प्रिजर्व करते हो। तो इससे ये सारे क्या है प्रिजर्वेशन के मेथड्स। इसमें फर्स्ट वन है वी ऐड केमिकल्स लाइक एसिड और सॉल्ट टू पिकल्स। कि अचार में हम क्या डालते हैं, उस केमिकल्स डालते हैं ताकि वो खराब ना हो, जैसे मस्टर्ड वगैरह डालते हो। नेक्स्ट वन इज जैम्स, स्पाइसेस एंड जेलीज आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। इनमें क्या डाला जाता है, शुगर डाला जाता है ताकि ये क्या ना हो, खराब ना हो। यूज ऑफ विनेगर एंड ऑयल प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट एंड फिश। के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट, फिश या फिर पिकल्स को सेफ रखने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए हम विनेगर या फिर ऑयल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन है मिल्क इज प्रिजर्व्ड बाय बॉइलिंग। मैंने अभी भी आपको डिस्कस किया था कि मिल्क को जब बॉईल करते हैं तो क्या होता है, वो लास्ट टाइम के लिए प्रिजर्व हो जाता है। सम फूड आइटम्स आर प्रिजर्व्ड एट लो टेम्परेचर। कि कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो लो टेम्परेचर पे क्या होते हैं, प्रिजर्व रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। सम फूड आइटम्स आर प्रिजर्व्ड बाय ड्राइंग दीज। कुछ फूड आइटम्स को हम ड्राई करके या फिर सुखा के क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सम कॉमन ह्यूमन डिजीज caused by microorganisms। कैसी कौन कौन सी ह्यूमन डिजीज हैं जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स के द्वारा होती हैं। तो ये सारी आपके डिजीज हैं। ये हैं आपके कॉजेटिव माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स जिनसे जो
जिनसे डिजीज क्रिएट होती है। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि स्प्रेड कैसे होता है, ये फैलता कैसे है, और ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, इनकी रोकथाम के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट वन है मीजल्स। इसका जो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये है वायरस में, इसलिए जो डिजीज है ये वायरस के द्वारा फैलती है। जो पार्ट प्ले करता है वो वायरस होता है, और ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर, मींस कि एयर से एयर में क्या कर जाता है, स्प्रेड हो जाती है। नेक्स्ट वन है ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। ये इसमें भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर है। थर्ड वन है चिकनपॉक्स, ये वायरस के द्वारा फैलती है। इसमें अगर एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के कांटेक्ट में आता है तो भी ये बीमारी स्प्रेड हो जाती है, या फिर इसके लिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। नेक्स्ट वन इज पोलियो। पोलियो वायरस के द्वारा फैलता है, वाटर और एयर क्या होते हैं इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब है इनके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स। कंप्लीटली आइसोलेट द पेशेंट, कि जो पेशेंट है अगर ये बीमारी किसी को हो जाती है उनमें से चारों में से कोई भी, तो पेशेंट को हमें आइसोलेट करना चाहिए, मीन्स आइसोलेशन में रखना चाहिए, उसे अकेला रखना चाहिए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ पेशेंट अवे फ्रॉम द अदर्स, कि पेशेंट को बाकी जो अदर पेशेंट है या फिर जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे अलग रखना चाहिए। वैक्सीनेशन शुड बी गिवन एट द सुटेबल एजेस, कि आपने देखा होगा WHO के द्वारा बहुत सारे प्लान किए जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए। बच्चा जैसे जन्म लेता है तभी से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जो वैक्सीनेशन हैं वो सूटेबल एजेस पे हमें लगवानी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे ये जो डिजीज हैं उनके होने के चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। इससे आगे है टाइफाइड। ये बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरिया इसमें क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसमें जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो या तो फूड होता है या फिर वाटर होता है। कि जब एक पेशेंट, टाइफाइड का पेशेंट दूसरे हेल्दी पेशेंट के साथ खाना खाता है तो क्या होता है, अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें क्या कर देता है, स्प्रेड कर देता है, या फिर इसके लिए वाटर रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट वन इज कॉलेरा। इसके लिए भी क्या होता है, बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होता है और ये पानी के द्वारा फैलता है। इसके लिए क्या है, मेंटेन गुड सैनिटरी हैबिट्स एंड पर्सनल हाइजीन। इसके लिए जो सैनिटरी हैबिट्स हैं वो अच्छे से मेंटेन करनी चाहिए, और कंज्यूम प्रॉपर्ली कुक्ड फूड, अच्छे से पका हुआ खाना खाना चाहिए हमें। एंड वेल बॉइल्ड वाटर वैक्सीनेशन, और वेल बॉइल्ड वाटर वैक्सीनेशन का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज मलेरिया। कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका प्रोटोजोआ। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है मॉस्किटो, मींस जो मलेरिया है वो फीमेल एनाफिलिस जो मॉस्किटो होता है उससे फैलता है। और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, यूज मॉस्किटो नेट, कि मॉस्किटो से बचने के लिए नेट यूज करना चाहिए ताकि हमें वो कट ना कर सके। एंड स्प्रेड इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स जो कि जैसे कि आप घरों में यूज करते हो, हिट यूज करते हो, तो ये क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होती है जो कि इंसेक्ट्स को क्या करती है, खत्म कर देती है। Repellents and control breeding of mosquitoes by not allowing water to collect in surrounding, कि अपने आसपास पानी को इकट्ठा होने से रोकना चाहिए, बचना चाहिए। अपने आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अगर पानी इकट्ठा होता है तो उसमें मॉस्किटोज क्रिएट होंगे तो वो हमें मलेरिया स्प्रेड कर देंगे। नेक्स्ट वन है हेपेटाइटिस बी। इसका पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस के द्वारा फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इसमें वाटर, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो पीने का पानी है उसे अच्छे से बॉईल करके पीना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज सम कॉमन प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि ऐसे कुछ कॉमन प्लांट डिजीज हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा क्रिएट की जाती है। इसमें भी प्लांट डिजीज, पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो फर्स्ट वन इज इसमें रस्ट ऑफ व्हीट।
जो वीट होता है उसमें एक ब्लैक कलर का रस्ट लग जाता है, मीन्स कि जो गेहूं की बाल होती है उसमें क्या होता है, कभी कभी वो काली पड़ जाती है, जो कि क्या होता है एक फंगी होती है एक टाइप की, जो उसको क्या कर देती है, खराब कर देती है गेहूं ग्रैंड। तो पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें फंगी, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर या फिर सीड, कि या तो ये दाने से फैलता है, बीज से फैलता है, या फिर ये एयर से फैलता है। सेकेंड वन है साइट्रस कैंकर, इसका जो पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है बैक्टीरिया, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। जिस तरह से ये कॉमन प्लांट डिजीज है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्रिएट की जाती है, ऐसे ही कुछ कॉमन एनिमल डिजीज होती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा क्रिएट की जाती है, जैसे फुट एंड माउथ डिजीज की फुट से रिलेटेड या फिर माउथ से रिलेटेड कुछ ऐसी डिजीज होती हैं एनिमल्स में जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्रिएट हो जाती है, और इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है वायरस। ये जो माउथ बर्न फीट डिजीज होती हैं ये वायरस के द्वारा फैलती हैं। तो ये आपका था कंप्लीट चैप्टर सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फूड। फिर भी अभी भी अगर किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और फिर से अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।